ये सड़क तुम्हारे बाप की है? क्या तुम्हारे बाप का राज है? बाप का माल समझ रखा है क्या? जानते हो मेरा बाप कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नहीं, किसी फिल्म के डायलॉग नहीं सुना रही हूँ। बाप नाम की उस प्रतीकात्मक व्यवस्था की, उस शक्ति की बात कर रही हूँ जिसने ये भाषा बनाई, धर्म, कानून, परिवार, विवाह जैसी संस्थाएं बनाई। नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है TCH पर मेरे शो फेमिनिज्म वाला F के इस एपिसोड में। हर एपिसोड के आखिर में मैं एक फेमिनिस्ट चुटकुला सुनाती हूं। आज सोचा शुरुआत ही चुटकुले से करती हूं, तो सुनिए। एक तीखी चढ़ाई वाले पहाड़ी रास्ते पर एक आदमी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन से एक महिला भी गाड़ी चलाते हुए आ रही। दोनों गाड़ियां जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही थीं, महिला कार की खिड़की से झांकते हुए मर्द की ओर देखकर जोर से चिल्लाई, सुअर। आदमी को बहुत तेज गुस्सा आया। गर्दन पलटकर उसने कार की खिड़की से झांका और चिल्लाया, बिच। और दोनों अपने अपने रास्ते आगे बढ़ गए। बस आदमी की गाड़ी अगले ही मोड़ पर जाकर एक जंगली सुअर से टकरा गई। इसलिए कहते हैं कि औरतों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन आप तो पहले ही लड़ने चले आते हैं। फेमिनिज्म की बात कर रही है, मतलब ज़रूर समाज को तोड़ने फोड़ने की बात कर रही होगी। औरत का हक, ज़रूर आदमी के हक को ख़त्म करने की साजिश हो रही होगी। आज़ादी, और कितनी आज़ादी चाहिए? अब क्या नंगी घूमोगी? आज हम यही जान लेते हैं कि ये फेमिनिज्म नाम की बला है क्या, जिससे सबको इतनी शिकायत है, सबको इतनी दिक्कत है। आपने मेरे हर वीडियो में ये शब्द सुना होगा, पितृसत्ता या अंग्रेज़ी में पेट्रियार्की। कई बार सोचा भी होगा कि पहले ये तो बता दो कि फेमिनिज्म है क्या। सारी बातें हो रही हैं, ये नहीं बताया जा रहा। मैं इसी जिज्ञासा के पनपने का इंतज़ार कर रही थी। फेमिनिज्म को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है पितृसत्ता के बारे में जानना। जैसे दवा देने से पहले ज़रूरी है बीमारी को डायग्नोस करना, तो पहले इसे ही समझ लेते हैं। पितृसत्ता का शाब्दिक और शुरुआती अर्थ था घर में पिता का या सबसे उम्रदराज पुरुष का शासन। इसी अर्थ का विस्तार समाज में हुआ और फिर देश में और फिर दुनिया में। इस व्यवस्था में बाप की, यानी जिसका शासन है, उसकी संपत्ति और अधिकारों का वारिस बेटा होता है। बाप का राज जैसा प्रयोग यहीं से निकलता है और अक्सर लड़कों पर इसके सहारे व्यंग्य किया जाता है, क्योंकि पितृसत्ता पुत्र के जन्म को महत्व देती है और पुरुष सदस्यों को वरीयता देती है, इम्पोर्टेंस देती है। यानी सबसे पहले उनका हित देखा जाएगा, बाद में किसी और का। ऋग्वेद पुत्र प्राप्ति की कामना के श्लोकों से भरा पड़ा है। बेटे के जन्म के लिए इतने व्याकुल रहते आए लोग कि इस चक्कर में 5-6 बेटियों का जन्म हो गया। फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, अवैध तरीके से सोनोग्राफी और फिर बच्चे का लिंग लड़की पता लगते ही अबॉर्शन, कन्या शिशु हत्या, जन्मते ही मार डालना, ये सब होता रहा। बेटी का जन्म आज भी समाज के एक बड़े हिस्से में खुशी की वजह नहीं है, लेकिन आज चीज़ें कुछ बदली हैं। पूरी जनसंख्या से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि मुट्ठी भर लोगों के घरों में ही बेटी का जन्म खुशी की बात है और वहाँ बेटियों को पढ़ने और करियर बनाने के समान अवसर हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में साधनों पर, रिसोर्सेज पर पुरुषों का अधिकार होता है। शिक्षा, शादी, नौकरी, व्यवसाय जैसे अधिकारों के लिए भी स्त्रियों को संघर्ष करना पड़ता है। समाज उसे जन्मता नहीं देता ये सब। जब भी स्त्री शिक्षा और अधिकारों की बात शुरू हुई, उसके लिए पूरी समाज व्यवस्था से संघर्ष ही करना पड़ा। राजा राम मोहन रॉय हों, ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले या पंडिता रमाबाई या डॉक्टर अंबेडकर, सब ने ये संघर्ष किया। पितृसत्ता जन्म से ही लड़कों को कुछ विशेषाधिकार देती है जो उन्हें स्त्रियों से श्रेष्ठ, सुपीरियर बनाते हैं, और इस तरह समाज में एक लैंगिक गैर बराबरी कायम होती है। एक मिनट, ये नहीं सोचना चाहिए कि पितृसत्ता में स्त्रियां अवांछित होती हैं, अनवांटेड होती हैं, बल्कि अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी कोख और अपने श्रम से पितृसत्ता के कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसलिए पितृसत्ता उन्हें कंट्रोल करती है, कंडीशन करती है और ट्रेन करती है।
रूढ़ या स्टीरियोटाइप भूमिकाएं देती है, पुरस्कृत और दंडित करती है। पितृसत्ता, पेट्रियार्की ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो औरत मर्द के बीच गैर बराबर ढंग से अधिकार, कर्तव्य, मर्यादाओं और संसाधनों का बंटवारा करती है। इस व्यवस्था में स्त्रियों के शरीर, श्रम और प्लेजर पर भी पुरुष के मालिकाना हक को स्वीकृति दी जाती है। इस हक को जायज़ बताने के लिए ये दुष्प्रचार किया जाता है कि औरतें बायोलॉजिकली मर्दों से कमज़ोर हैं और बुद्धि, स्किल, कला में भी इन्फीरियर हैं। ये दुष्प्रचार इतने लंबे समय तक चलता है कि धीरे धीरे इसे प्राकृतिक सच मान लिया जाता है और इसके हिसाब से चलना ही धर्म और न्याय मान लिया जाता है। रूसो ने कहा था, द स्ट्रॉन्गेस्ट इज नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ऑलवेज द मास्टर अनलेस ही ट्रांसफॉर्म्स दैट स्ट्रेंथ इनटू राइट। यानी सबसे समर्थ व्यक्ति भी तब तक हमेशा के लिए स्वामी नहीं बना रह सकता जब तक कि वह अपने सामर्थ्य को अपना अधिकार न बना ले। और अपने अधिकार को हमेशा के लिए सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब आप उसे दूसरों के लिए कर्तव्य बना दें। पितृसत्ता में पुरुष का अधिकार भी स्त्री के लिए कर्तव्य बना दिया गया। सभी धर्मों ने स्त्री को पुरुष की आज्ञा पालन का आदेश दिया है। रीति रिवाज, तौर तरीके, व्रत उपवास स्त्री के लिए कर्तव्य हैं। शादी के चिन्ह पहनना उसका कर्तव्य है। अपने पिता का घर छोड़कर, सब भूलकर जहाँ पति ले जाए वहाँ बस जाना और जैसे वह रखे वैसे रहना स्त्री का कर्तव्य है। और पुरुष का अधिकार, यह अधिकार इतना मजबूत है कि हमारी न्याय व्यवस्था भी इसे मानती है, कानून भी इसे मानते हैं, समाज तो मानता ही है। अब अगर औरतें ये कहें कि हमारा शोषण सदियों से होता आ रहा है, तब तो इसे चेक करने के लिए इतिहास को खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी ही। चलिए एक बेहद ज़रूरी हाइपोथेसिस पर बात कर लेते हैं। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, वह समय जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, कोई सोर्स नहीं मिलता, उसे प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये समय कोई भी लिखित प्रमाण मिलने से लाखों साल पीछे जाता है, यानी जब पत्थरों के इस्तेमाल की शुरुआती कुछ संकेत मिलना शुरू हुए थे। इतिहासकार, वैज्ञानिक और विद्वान तब तमाम तरह के रिसर्च करते हैं और प्री हिस्ट्री कैसी रही होगी इसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, आदि मानव कैसे गुफाओं में रहते होंगे, कैसे शिकार करते होंगे, कैसे शिकार का माल कबीले में बंटता होगा, कैसे रिश्ते रहे होंगे और उस दौर के मानवों के बीच कैसा समाज रहा होगा, कैसा रूप रहा होगा उसका, या राज्य का कैसा रूप होगा, देश का कैसा रूप होगा, अपराधी भी होते होंगे, न्याय कैसे होता होगा, अधिकार का निर्णय कैसे किया जाता होगा, आर्थिक संबंध क्या होंगे और स्त्री पुरुष संबंध क्या रहे होंगे उन मानवों के बीच जो हमारे पुरखे थे। ये सब हाइपोथेसिस के ज़रिए हम समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक पद्धति है, इसमें विद्वान और दक्ष लोग काम करते हैं, आप और मैं नहीं। तो मैं जो भी कहूँगी वो विद्वानों की बातों के सहारे ही, मनगढ़ंत नहीं। हमें अक्सर यही समझाया जाता है कि पितृसत्ता ही प्राकृतिक अवस्था है, ये नेचुरल है, लेकिन बात ठीक उलट है। पितृसत्ता प्राकृतिक नहीं है, इसके विकास का इतिहास है। आरंभिक कम्युनिस्टिक गृहस्थियों में पुरुषों का स्त्रियों पर वैसा नियंत्रण नहीं होता था जैसा आज है। स्त्रियां भी सिर्फ चार दीवारी में कैद रहने वाली नहीं होती थीं, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि पुरुष शिकार करने चला जाता था और स्त्री घर पर रहा करती थी। अब पुरुष शिकार करने जाता था तो वह भी घर से निकलकर संग्रहण करने वाली यानी गैदरर समझी जाती थी। अब तो ये भी कहा जाता है कि स्त्रियां भी शिकार में जाया करती थीं। खैर, घर के काम औरत इसलिए नहीं कर रही थी कि बायोलॉजिकली ही उसे खाना बनाना और बर्तन धोना आता था, जैसे बतख के बच्चे को जन्मते ही तैरना आता है, बल्कि इसकी कोई वजह थी। कबीले का जैसा स्ट्रक्चर होता था उसमें औरत का काम उसका दोयम दर्जा तय नहीं करते थे और न ही उसकी मेहनत किसी तरह से कम थी। साथ ही स्त्रियां माताएं थीं और संतान की पहचान का यही बस एक प्राकृतिक और सहज तरीका था
कि उसे उस स्त्री से पहचाना जाए जिसकी कोख से वह जन्म ले रही है। इंसान ने जैसे जैसे विकास यात्रा में तरक्की करना शुरू किया, औरत और मर्द के बीच दुनिया बंटने लगी। गर्भवती होना, प्रसव करना, बच्चों को जन्म देना, स्तनपान कराना और 4-5 साल तक बच्चे की देखभाल करने की वजह से औरतें फिजिकली कबीले के मर्दों के साथ कभी कभी शिकार में जाने पर असमर्थ हो जाती थीं। उस समय वो सब कबीले के भीतर रुकती थीं और बाकी लोगों का काम था उनके और कबीले के बच्चों के लिए भोजन, सुरक्षा, सुविधाएं जुटाना। धीरे धीरे मैन पब्लिक मैन होता गया और वुमन प्राइवेट वुमन। एक जगह टिक कर रहना सीखा तो बाहर रहकर काम करने से पुरुषों ने खेत, मवेशी वगैरह जुटाना शुरू कर दिया। ये उसकी संपत्ति थी जिसके लिए उसे अपना खून, अपना उत्तराधिकारी भी चाहिए था। ये उत्तराधिकारी उसका अपना खून है, अपनी संतान। ये तभी पक्का हो सकता था जब उसे जन्म देने वाली सिर्फ एक पुरुष के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। फ्रेडरिक एंगल्स लिखते हैं, संतान उत्पन्न करने के लिए पुरुष और स्त्री के बीच श्रम विभाजन ही पहला श्रम विभाजन है। इतिहास में पहला क्लास स्ट्रगल है। एक विवाह प्रथा के अंतर्गत पुरुष और स्त्री के विरोध के विकास के साथ साथ और इतिहास का पहला वर्ग उत्पीड़न पुरुष द्वारा स्त्री के उत्पीड़न के साथ साथ प्रकट होता है। वो कहते हैं कि अगर एक विवाह प्रथा इतिहास में आगे की ओर एक बढ़ा हुआ कदम थी तो ये उस दिशा में प्रगति भी थी जिसमें एक समूह का कल्याण दूसरे समूह को दुखी और कुचल कर ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह एक विवाह पुरुष और स्त्री के बीच तालमेल की सर्वोच्च अवस्था नहीं थी, बल्कि स्त्री पर पुरुष के वर्चस्व की घोषणा थी। सोच कर देखिए, प्राकृतिक रूप से तो सिर्फ माँ का ही पता लगाया जा सकता है। जिसकी कोख से बच्चा जन्मा है वो उसका है, सिंपल। प्रकृति ने तो बेहद सरल व्यवस्था बनाई है, उलझाया इसी पितृसत्ता ने है। आरंभिक कबीलों में मातृवंशीय प्रणाली थी, यानी मैट्रिलिनी, यानी झुंड स्त्रियों से जाने जाते थे, बच्चे माँ से पहचाने जाते थे। सभी औरतों को सभी बच्चों की माताएं मानने का रिवाज था। बच्चों के नाम उनके झुंड के नामों से पहचानने का रिवाज था। आपने सुना होगा महाभारत में कौंतेय या राधेय या देवकी नंदन। महाभारत के कई प्रसंगों में जाती हुई मातृवंशीय प्रणाली यानी मैट्रिलिनी और मजबूती से पैर जमाती हुई पितृसत्ता दिखाई देती है। उत्तराधिकार के नियमों के तय होने के तमाम संघर्ष वहाँ दिखाई देते हैं। ये तय करना सच में मुश्किल है कि पितृसत्ता पहले आई या स्त्रियों की सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण की इच्छा पहले आई। फेमिनिस्ट मानती हैं कि संतान पर पुरुष के कब्जे की इच्छा ने स्त्री पुरुष समीकरणों को बदला। मनुस्मृति में भी तो लिखा है, कुरान में भी लिखा है, स्त्रियां धरती हैं जिसमें पुरुष बीज बोता है। तब तो फिर संतान उसकी प्रॉपर्टी होगी ना, जिसका बीज होगा। औरत को कबीलों में उपहारों के तौर पर अदल बदल किए जाने से वो वस्तु में तब्दील हुई। हारने वाला जीतने वाले को स्त्रियां उपहार में देता था। राजनीतिक मकसद के लिए उन्हें उपहार में दिया गया, जीता गया, अपहरण किया गया। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि औरतें किसी कबीले का एसेट होती थीं। एसेट इसलिए कि औरत संतान भी दे सकती है, यौन सुख भी, डोमेस्टिक लेबर भी। तो एसेट है, मनुष्य नहीं। एसेट जैसे गाय, भेड़, बकरी। फिर एसेट के लिए मारामारी तो होगी। हम सबको सिखाया जाता है कि स्त्री पुरुष रथ के दो पहिए हैं। शादी औरत और मर्द के बीच समाज को चलाने के लिए एक तालमेल का नाम है। आप खुद विचार कीजिए इस बात पर। दो में से एक पहिया छोटा कैसे हो सकता है? ई की मात्रा लगते ही किसी वस्तु का स्वरूप लघु हो जाता है। यहाँ तक कि पुराने ज़माने में पत्नियों की समाधि या कब्र भी पति से छोटी बनाई जाती थी। आधुनिक समय में औरत को मजदूरी भी पुरुष श्रमिक से छोटी मिलती रही। स्त्री अधिकारों के संघर्ष में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की लड़ाई बहुत लंबी चली। थोड़ा रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ें तो पता लग जाता है कि ये आज भी चल रहा है। अभी 1.5-2 साल पहले ही चित्रकूट की खदानों में काम करने वाली लड़कियों के साथ हुई दुर्गति पर एक रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप ने पेश की थी कि कैसे ठेकेदार गरीब लड़कियों को कम मजदूरी देते थे
और उस थोड़ी सी मूंगफली जैसी मजदूरी के लिए भी उनसे बदले में सेक्स मांगते थे। सर्च कीजिए, मिल जाएगा। यहीं इंटरनेट पर सब सुरक्षित रहता है, कुछ नष्ट नहीं होता। पत्नी से हमेशा समर्पण मांगा गया और पति से सुरक्षा की गारंटी। इसलिए पुरुष के लिए एक विवाह कभी शर्त नहीं रहा। सोचिएगा ये फर्क क्यों? एक जैसी शर्त क्यों नहीं? पितृसत्ता में स्त्री पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते। कह सकते हैं पितृसत्ता स्त्री पर 4 स्तरों पर नियंत्रण करती है: उत्पादन, प्रजनन, समाजीकरण और यौनिकता। जैसे जैसे समाज की संरचना जटिल होती गई, पितृसत्ता भी अपने रूप बदलती गई, मजबूत होती गई। यह मजबूती स्त्रियों को भी अपने अपराध का सहभागी बनाए बिना कैसे मिल सकती थी? लेकिन स्त्रियां क्यों पितृसत्ता में सहभागी होती हैं? क्यों पार्टनर इन क्राइम बनती हैं मर्दों के साथ? इसलिए क्योंकि उनकी भिन्न श्रेणियां बनाई जाती हैं पितृसत्ता में, और उन्हीं के हिसाब से उन्हें पुरस्कार मिलता है या दंड मिलता है। स्त्री के अनुकूलन और निर्भरता के कई स्तर बना दिए जाते हैं। 19वीं सदी में परिवार की उत्पत्ति का इतिहास खोजते हुए विद्वानों ने कबीलों में सहज रूप से विकसित मातृसत्ता को नष्ट करके पितृसत्ता के सिंहासनारूढ़ होने के प्रमाण दिए हैं। फेमिनिस्ट इस हाइपोथेसिस में से कुछ बातों को मानती हैं, कुछ को नहीं। उसके बारे में बहुत विस्तार में जाने से ये बातचीत बेहद अकेडमिक हो जाएगी, इसलिए वो फिर कभी। लेकिन सभी फेमिनिस्ट इस बात से तो इत्तेफाक रखती हैं कि इतिहास के बहुत आरंभिक दौर में, बहुत बहुत पहले, दुनिया इस तरह 2 ध्रुवों में बटी हुई नहीं थी, जनाना और मर्दाना में। स्त्रियों पर इस तरह मर्दों का नियंत्रण नहीं था। पितृसत्ता भी धीरे धीरे विकसित हुई है, मनुष्य के साथ साथ इवॉल्व हुई है, और आज वो अपने सबसे एडवांस रूप में हमारे सामने है। याद रखिए, मातृसत्ता प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक समाजों के बारे में शोध पर आधारित एक हाइपोथेसिस है, जिसे बहुत से विद्वान मिथ भी मानते हैं। लेकिन पितृसत्ता, पेट्रियार्की, ना हाइपोथेसिस है, न संकल्पना है, न कल्पना है। वो हमारे ठीक सामने है और इतिहास के विभिन्न चरणों में उसके विकास को बेहद साफ तौर से रेखांकित किया जा सकता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सभी पुरुष भी बराबर नहीं होते। बाप की प्रतीकात्मक व्यवस्था को समझ लेंगे तो ये बात भी समझ लेंगे। बाप की प्रतीकात्मक व्यवस्था में फैलस ताकत है, उसी से शक्ति मिलती है। फैलस ज़रा डिक्शनरी खंगालिएगा। बाप का मतलब है सिर्फ वह पुरुष नहीं जिसके पास लिंग है। सिर्फ मेल पार्ट होने से कोई बाप नहीं हो जाता, बल्कि वह है जिसके पास उत्थित शिश्न फैलस है, यानी जो संभोग क्रिया करने और प्रजनन करने में समर्थ है, जो उसका नियंत्रण भी करता है और जो उसके तौर तरीके भी तय करता है। अस्पताल में जन्मे जिस बच्चे के लिए डॉक्टर कहता है ये लड़का है, वो बड़े होने पर इस पुरुष शक्ति को हासिल कर पाएगा, ये एकदम ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, पूरी ज़िंदगी मर्दों में इस शक्ति को पाने की चाहत बनी रहती है, और पूरी ज़िंदगी बाप और बाप के जूते में पैर डालने की अदम्य इच्छा का टकराव चलता रहता है। ये पुरुष शक्ति का प्रतीक, जिसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, पूरे स्ट्रक्चर में बसी हुई है। हम इन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें इंटरनलाइज कर चुके होते हैं। जैसे तलवार और तोप उसी फैलस की, बाप की पुरुष शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति राज्य के पास हो तो शत्रु खौफ खाता है, इसलिए तलवार उछालने वाली मर्दानी हो जाती है और दूध पिलाती स्त्री दयनीय। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। औरत के पास जो भी सामर्थ्य है, इस बाप वाली प्रतीकात्मक व्यवस्था में उस सब का मूल्य घटा दिया गया। माँ बन सकना ताकत है, स्त्री होना ताकत है, प्रेम, समर्पण और देखभाल ताकत है। लेकिन हर चीज़ जो औरत से जुड़ी है उसे कमज़ोरी से जोड़ दिया गया। जो बाप की ताकत के हिसाब से नहीं चल सकता, उसे यही ताना दिया गया, चूड़ियाँ पहन लो, घाघरा पहन लो। औरत के पीछे छिप रहा है, औरत का सहारा ले रहा है।
वगैरह वगैरह। ये दुनिया मेल रेफरेंस पॉइंट से चलती है। मेल रेफरेंस पॉइंट यानी हर बात का केंद्र पुरुष और पुरुष की ये बाप शक्ति, समाज की ये पितृसत्तात्मक शक्ति। अगर मेरी दृष्टि के केंद्र में सिर्फ आम ही है, वही मुझे पसंद है, तो मैं सेब, अंगूर, अमरूद को सेब, अंगूर और अमरूद की तरह नहीं देखूंगी, बल्कि कहूंगी कि सेब वो है जो आम नहीं है, अंगूर वो है जो आम नहीं है, अमरूद वो है जो आम नहीं है। और इस तरह आम केंद्रित भाषा में सेब, अंगूर, अमरूद को कभी सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा। यह हमारी भाषा की व्यवस्था है। ये फेलस किसी एक पुरुष का नहीं होता, बल्कि ये पितृसत्तात्मक शक्ति का प्रतीक है, जिसे स्त्री पुरुष दोनों ही हासिल नहीं कर सकते। भाषा में ये कैसे काम करता है, इसके लिए ज़ाक लकां ये मानते हैं कि बच्चे का भाषा सीखना भी लॉ ऑफ फादर है। जब वो लॉ ऑफ फादर होगा, यानी उसी बाप व्यवस्था से भाषा सीखेगा बच्चा, तो फिर निश्चित ही स्त्री को बाहर कर दिया जाएगा, जिसके पास पुरुष अंग तो है ही नहीं। यानी अगर पूरी व्यवस्था आम को केंद्र में रख के बनाई गई है, तो वो तमाम फल बाहर हो जाएंगे जिनमें आम वाले गुण नहीं हैं, उन्हें महत्व नहीं मिलेगा। ये बाप भी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था है जो प्रतीकीकरण, प्रतिबंधन और आदान प्रदान के नियमों पर टिकी है, यानी सिंबल्स पर, बैन पर और गिव एंड टेक के नियमों पर टिकी है। इसलिए मैंने बेहद आसान भाषा में शुरुआत की थी कि पितृसत्ता का मतलब है बाप का राज, जिसमें सभी कुछ शिश्न केंद्रित, फेलोसेंट्रिक, मेल सेंट्रिक है। जिसके पास फेलस नहीं है उसे कमतर समझा जाएगा, जिसके पास मेल पार्ट नहीं है उसका समाज में महत्व कम होगा, जिसके पास वो बाप की शक्ति नहीं है, जिसके पास वो पितृसत्तात्मक ताकत नहीं है, जो उन मापदंडों पे खरा नहीं उतरता, उसे कमतर समझा जाएगा। इसलिए इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा कि पितृसत्ता में सब पुरुष बराबर होते हैं। इस व्यवस्था में हर वो पुरुष कमतर साबित होता है जिसके पास संभोग करने और संतान पैदा करने वाला उत्थित लिंग नहीं है। जो ट्रांसजेंडर है, जिसके दाढ़ी मूछ समय से नहीं आए हैं, जिसके हाथ कोमल हैं, या फिर जो पिटकर आ गया फिर से वाली श्रेणी में है, या जो रोता है, अरे लड़कियों की तरह रोता है, लड़कियों की तरह शर्माता है, क्या लड़कियों की तरह मुंह छुपा के बैठा है, जो इस व्यवस्था में आते हैं, तो पुरुष को एक लक्ष्य मिला है। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक लक्ष्य हर पुरुष को मिला है कि वो दमनकारी शक्ति को हासिल करे, भागता रहे उसकी ओर, अगर अपना एंटाइटलमेंट उसको बनाकर रखना है। प्री हिस्टोरिक समाजों के बारे में रिसर्च पर आधारित बातों को आप प्राकल्पना कह सकते हैं, लेकिन पितृसत्ता को नहीं। आज की किताब है फ्रेडरिक एंगल्स की द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, यानी हिंदी में परिवार की उत्पत्ति, निजी संपत्ति और राज्य। ये किताब अनुदित है, हिंदी में उपलब्ध है आसानी से अमेज़न पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। ये किताब बताती है कि कैसे इतिहास में धीरे धीरे पितृसत्ता आई और उसने मातृसत्ता को, जिसकी हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसको अपदस्थ किया। तो देखते रहिए TCH पर मेरा शो फेमिनिज्म वाला F, और अपनी राय, अपने विचार और अपने सवाल भी मुझे कमेंट्स में बताते रहिए। शुक्रिया।